दोस्तों, स्वागत है आपका मार्वल की लेटेस्ट आई मूवी फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट टेप्स में। कहानी की शुरुआत होती है रीड रिचर्ड्स और उसकी बीवी सू स्टॉर्म से, जहां सू को अभी अभी पता लगा कि वो प्रेग्नेंट है। रीड और सू प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर करके हार मान चुके थे और इसलिए ये खबर उनके लिए बहुत ही खुशी वाली थी। पर रीड सोच में पड़ गया कि कहीं हमारा ये बच्चा भी हमारी तरह स्पेशल पावर्स वाला ना हो। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि 4 साल पहले रीड का बेस्ट फ्रेंड बेन और सू का भाई जोनी स्पेस में एक्सप्लोरेशन के लिए गए थे। वहां उनकी शिप एक कॉस्मिक स्टॉर्म से टकरा गई जिसने उनके शरीर को पूरी तरह बदल दिया। उन लोगों को सुपर पावर्स मिल गए। बेन की बॉडी रॉक जैसी बन गई थी। जोनी का पूरा शरीर आग जैसा बन गया जिसे लोग ह्यूमन टॉर्च कहने लगे। रीड की बॉडी रबर जैसी स्ट्रेच हो जाती थी तो सू इनविजिबल होने के साथ साथ फोर्स फील्ड भी बना सकती थी। उनकी टीम का नाम पड़ा फैंटास्टिक फोर। उन लोगों ने दुनिया को कई खतरों से बचाया। रीड एक बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट था तो सू पॉलिटिकली सारी कंट्रीज को साथ लाकर दुनिया में शांति लाने की कोशिश कर रही थी। उसने अंडरग्राउंड वर्ल्ड के लीडर हार्वी के साथ भी समझौता कर लिया। पूरी दुनिया फैंटास्टिक फोर से प्यार करती है। अभी इस वक्त जोनी और बेन डिनर के लिए रीड और सू का इंतजार कर रहे थे। पहली बार वो संडे डिनर के लिए लेट हो गए। बेन सू और रीड का चेहरा देखकर ही समझ गया कि सू प्रेग्नेंट है। सब लोग सेलिब्रेट करने लगे। पूरी दुनिया को भी ये खबर दे दी गई। उनके पूरे घर को बेबी प्रूफ कर दिया गया। सब लोग यही सोच रहे थे कि क्या बेबी के पास भी सुपर पावर्स होंगी। रीड इसी चीज पर रिसर्च कर रहा था। साथ ही उन्हें स्पेस से कई नई ट्रांसमिशंस मिल रही थीं। रीड टेलीपोर्टेशन पर भी रिसर्च कर रहा था। वो एक अंडे को टेलीपोर्ट कर पा रहा था, पर इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही थी। इसके बाद जोनी स्पेस से आई ट्रांसमिशन सुनने लगा। ये किसी और ही लैंग्वेज में थी। सू ने उनके रोबोट हर्बी को बच्चे का क्रिब बनाते देखा। वो रीड को कहती है कि क्रिब तुम्हें बनाना चाहिए था, पर रीड कहता है कि मैंने ये बनाया है, देखो, इससे मैं टेस्ट कर पाऊंगा कि बच्चा नॉर्मल है या नहीं। सू इन टेस्ट से तंग आ चुकी थी। उसने कहा कि हमने बहुत टेस्ट कर ली, बच्चा नॉर्मल है। वो यहाँ अपनी बॉडी को हल्का सा इनविजिबल कर रीड को उनका बेबी दिखाती है जो बिल्कुल ही नॉर्मल नजर आ रहा था। इसके साथ ही रीड ने आसपास के सभी छोटे मोटे क्रिमिनल्स को भी अरेस्ट करवा दिया। वो पूरी दुनिया को ही बेबी प्रूफ करने में लग गया था। तभी स्पेस से उनकी तरफ कोई आया। जोनी पास जाकर देखता है तो वो एक औरत थी, सिल्वर सर्फर। वो टाइम स्क्वायर के सामने आकर फैंटास्टिक फोर से पूछती है, क्या तुम लोग इस प्लेनेट के प्रोटेक्टर्स हो? सू ने कहा, हाँ। सिल्वर सर्फर बताती है कि तुम्हारा ये प्लेनेट जल्द ही खत्म हो जाएगा। तुम्हारे प्लेनेट को गैलेक्टस कंज्यूम कर जाएगा। जितने दिन तुम्हारे पास बचे हैं उन्हें खुशी से जी लो। ये सुनकर जोनी सिल्वर सर्फर के पीछे गया। वो उसका बोर्ड पकड़ लेता है। सिल्वर सर्फर उसे किसी और लैंग्वेज में कुछ बोल कर निकल गई। इसके बाद रीड अपनी रिसर्च में लग जाता है। उसने देखा कि स्पेस में कई प्लेनेट्स खत्म हो चुके हैं और उन सभी प्लेनेट्स पर सिल्वर सर्फर जा चुकी थी। रीड कहता है कि इससे पहले गैलेक्टस यहाँ पहुंचे हमें उस तक पहुंचना चाहिए। तो जोनी कहता है कि उस लड़की ने मुझसे बात की थी। इसके बाद रीड जोनी को उनके नए सूट्स दिखाता है। इन सूट्स की मदद से जोनी स्पेस में भी थोड़ी देर के लिए ह्यूमन टॉर्च बन पाएगा। फैंटास्टिक फोर की टीम फिर से एक बार स्पेस की ओर निकल गई। वो लोग हाईटेक टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत तेजी से स्पेस में ट्रैवल कर रहे थे। सिल्वर सर्फर के हीट सिग्नल्स ट्रैक करते हुए वो लोग एक प्लेनेट के पास पहुंचे। उनकी आंखों के सामने ही वो प्लेनेट तबाह होने लगा। सू ने अपनी पावर से शिप को इनविजिबल कर दिया। तभी गैलेक्टस ने उन्हें देख लिया। उनकी शिप गैलेक्टस की शिप की ओर खींचने लगी। सिल्वर सर्फर शिप के अंदर आकर कहती है कि गैलेक्टस तुम सबसे मिलना चाहता है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। फैंटास्टिक फोर सिल्वर सर्फर के पीछे पीछे गैलेक्टस की ओर गए। जोनी सिल्वर सर्फर से पूछता है कि तुमने मुझे उस दिन क्या कहा था? सिल्वर सर्फर बताती है कि वो एक ब्लेसिंग थी, अपने अपनों के साथ मरो। इसके बाद वो सभी गैलेक्टस के सामने पहुंचते हैं। गैलेक्टस एक बहुत ही विशाल कॉस्मिक एंटिटी थी जिसे अपनी भूख मिटाने के लिए प्लेनेट्स को खाना पड़ता है। फैंटास्टिक फोर उसे देखकर हैरान रह गए। गैलेक्टस उनसे पूछता है कि तुम इतनी दूर मुझ तक क्यों आए? इसके बदले वो उनका बच्चा चाहता है। वो बच्चा बहुत ज्यादा पावरफुल होगा जो मेरी जगह लेकर मुझे आजाद कर देगा। रीड कहता है, नहीं, वो नॉर्मल है। इस पर गैलेक्टस अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और सू को दर्द होने लगता है। उसका बच्चा जन्म लेने वाला था। जोनी गैलेक्टस पर हमला कर देता है। वो सभी भागने की कोशिश करते हैं। जोनी ज्यादा देर तक स्पेस में ह्यूमन टॉर्च नहीं बन सकता था। सू अपनी पावर का इस्तेमाल कर सिल्वर सर्फर को दूर फेंकती है। किसी तरह वो लोग अपनी शिप तक पहुंचे, पर सिल्वर सर्फर उनके पीछे ही थी। वो एक बार तो सू के बच्चे तक पहुंच गई, लेकिन वो लोग भाग निकले।
सू ने जोनी से कहा कि उसे मार डालो, वो तुम्हारे नेफ्यू के पीछे है। जोनी ने सिल्वर सर्फर पर बीम शूट की। सिल्वर सर्फर बच निकली। रीड ने स्पेसशिप में ब्लैक होल के कोऑर्डिनेट्स डाले। लोग ब्लैक होल के पास पहुंचे। रीड बोला, हमें ब्लैक होल के करीब जाना होगा ताकि वो भी हमारे पीछे आए। ये बहुत रिस्की था। सू ने शिप को इनविजिबल कर दिया। शिप का आधा हिस्सा सिल्वर सर्फर के सामने ब्लैक होल के पास ब्लास्ट हो गया। वो भी ब्लैक होल में फंस गई। फैंटास्टिक फोर बच निकले। यहीं स्पेस में ही सू ने अपने बेटे को जन्म दिया। उन्होंने अपने बच्चे का नाम रखा फ्रैंकलिन। फैंटास्टिक फोर अपनी फैमिली के नए मेंबर को लेकर अर्थ पर पहुंचे। अर्थ के सब लोग खुश थे। मीडिया वाले रीड से पूछते हैं कि आपने गैलेक्टस को कैसे हराया। रीड कहता है, हमने नहीं हराया, हमने उससे बात करने की कोशिश की, पर गैलेक्टस को हमारा बच्चा चाहिए था। उसने कहा कि तुम अपना बच्चा दे दो और मैं अर्थ को बख्श दूंगा, जिसके लिए हमने मना कर दिया। उधर गैलेक्टस कहता है कि मुझे वो बच्चा चाहिए, उस बच्चे में इन्फिनाइट पावर्स हैं। इधर रीड और उसकी टीम सोच रही थी कि उन्हें क्या करना चाहिए। रीड के पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। गैलेक्टस उनकी कल्पना से भी ज्यादा ताकतवर है। रीड डर रहा था कि पहली बार मेरे पास किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। जोनी ने सू को सिल्वर सर्फर के साथ हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग दिखाई। वो कहता है कि अब मुझे उस एक लाइन का मतलब समझ आया है। इसका मतलब है कि मैं बाकी मैसेज को भी डिकोड कर सकता हूँ। पूरी धरती डरी हुई थी। लोग फैंटास्टिक फोर के खिलाफ हो गए थे कि क्या वो अपना बच्चा नहीं दे सकते। उनकी बिल्डिंग के बाहर लोगों की भीड़ लग गई थी। रीड कहता है कि लोग हमसे नफरत कर रहे हैं और वो सही भी हैं, क्योंकि हमारे पास कोई प्लान नहीं है। उन्हें इस समय बस एक ही सॉल्यूशन दिख रहा था। ये सुनकर सू गुस्सा हो गई। तुम क्या बोल रहे हो? वो रोते हुए फ्रैंकलिन को चुप कराती है। सू ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। रीड बोला, नहीं, मैं अपने बेटे को गैलेक्टस को कभी नहीं दूंगा। मेरा काम सोचना है। मैं बुरी बुरी चीजें सोचता हूँ ताकि उनका सॉल्यूशन निकाल सकूं। मैं सब ठीक कर दूंगा। सू फ्रैंकलिन को लेकर लोगों के बीच पहुंच गई। ये मेरा बेटा है फ्रैंकलिन। मेरी मॉम हमेशा कहती थी कि सू, मैं तुम्हारे लिए जमीन आसमान दोनों को हिला दूंगी और वही मैं अपने बच्चे के लिए करूंगी। मैं इस प्लेनेट के लिए अपने बच्चे को सैक्रिफाइस नहीं करूंगी और ना ही मैं अपने बच्चे के लिए इस प्लेनेट को सैक्रिफाइस करूंगी। हम लड़ेंगे, हम एक परिवार बनकर लड़ेंगे। सू की इस जमीन आसमान हिला देने वाली बात से रीड को एक आइडिया आया। वो कहता है कि हम अपनी अर्थ को ही वहां ले जाएंगे जहां गैलेक्टस नहीं आ सकता। रीड उस अंडे की तरह पूरी अर्थ को मूव करने की बात कर रहा था। वो ऐसा करके अर्थ को इतनी दूर ले जाएगा जहां तक गैलेक्टस लाखों सालों तक नहीं पहुंच सकता। इसके लिए उन्होंने पूरी अर्थ में बड़े बड़े टावर्स बनाने शुरू कर दिए। उन्हें ये काम करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए थी। पूरी दुनिया में एनर्जी बचाने के लिए लॉकडाउन लगाए गए। इसी के साथ रीड फ्रैंकलिन से बात करने लगा। मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता और अब मैं जानने की कोशिश भी नहीं करूंगा। तुम खुद ही मुझे सब बता देना। इधर जोनी सिल्वर सर्फर की लैंग्वेज डिकोड करने में लगा था। आखिरकार पूरी अर्थ को मूव करने का दिन आ गया। उन्होंने सभी टावर्स को ऑन कर दिया। काउंटडाउन शुरू हुआ। तभी सिल्वर सर्फर की एंट्री हुई। उसने एक एक कर सभी टावर्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। यानी फैंटास्टिक फोर का मिशन फेल हो गया। जोनी सिल्वर सर्फर का सामना करता है। उसने उसकी भाषा में सभी मैसेज दिखाए। उसमें सिल्वर सर्फर का असली नाम लिया गया, शालाबाल। जोनी शालाबाल से उसकी लैंग्वेज में बात करता है। उसे पता चला कि शालाबाल एक साइंटिस्ट के प्लेनेट से आती है। जब गैलेक्टस उसके प्लेनेट को खाने आया, शालाबाल ने अपने प्लेनेट को बचाने के लिए गैलेक्टस की गुलामी करनी शुरू कर दी। इन ट्रांसमिशंस में उसके प्लेनेट के लोग उसे थैंक यू कह रहे थे, पर बाकी प्लेनेट्स से बस दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थीं। शालाबाल ये सब नहीं सुन पाई और उड़ गई। जोनी उसके पीछे आया। ये मेरा प्लेनेट है और मैं भी इसे तुम्हारी तरह बचाऊंगा। फ्रैंकलिन की जगह मुझे ले जाओ। शालाबाल कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। वो कहती है, बच्चा लेकर यहाँ से भाग जाओ। अब नीचे वो अर्थ को मूव नहीं कर सकते थे। इस पर रीड को एक और आइडिया आया। हमें गैलेक्टस को यहाँ लाना होगा। हम उसे टाइम स्क्वायर में लाकर एक ऐसी जगह टेलीपोर्ट कर देंगे जहां से वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। इस काम के लिए उन्हें 37 सेकंड तक गैलेक्टस को टावर्स के बीच रोकना होगा। बेन ने पूछा, हम उसे यहाँ तक लाएंगे कैसे? सू समझ गई कि रीड फ्रैंकलिन को बेट के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। ये सुनकर सब कहने लगे कि ये पागलपन है। रीड कहता है, यही एक प्लान है। इसके बाद वो लोग तैयारी करने लगे। उन्हें पूरा एरिया खाली कराना पड़ा। सू इस काम के लिए अंडरग्राउंड वर्ल्ड के लीडर हार्वी, जिसे मोल मैन भी कहा जाता था,
उसने सतह के लोगों को थोड़े समय के लिए अंडरग्राउंड जगह देने की अनुमति दे दी। गैलेक्टस धरती के करीब आ गया। रीड और सू फ्रैंकलिन को टाइम स्क्वायर के बीच रखते हैं। गैलेक्टस अपनी शिप से उतरकर न्यूयॉर्क पहुंचता है। वो पीछे हटता है और फैंटास्टिक फोर की बिल्डिंग में फ्रैंकलिन को देख लेता है। वो उसकी ओर बढ़ता है। जॉनी फ्रैंकलिन को उसके घर वापस छोड़ आता है। रीड टेलीपोर्टेशन ऑन करने के लिए तैयार था, लेकिन गैलेक्टस टावर्स के बीच कदम नहीं रखता। वो पीछे हट जाता है और उसे फैंटास्टिक फोर की बिल्डिंग में फ्रैंकलिन दिख जाता है। वो उसकी ओर बढ़ता है, जिस पर फैंटास्टिक फोर मिलकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके सारे वार नाकाम साबित होते हैं। गैलेक्टस बेन को अंतरिक्ष में फेंक देता है। जॉनी उसे बचाने के लिए जाता है तो गैलेक्टस सू की कार को भी मारकर फेंक देता है। जब रीड गैलेक्टस पर हमला करने के लिए जाता है तो गैलेक्टस उसे एक कीड़े की तरह पकड़कर स्क्रैच करने लगता है। रीड के कपड़े फटने लगते हैं और वो दर्द से चिल्लाता है। तभी जॉनी और बेन आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं, लेकिन गैलेक्टस जाकर फ्रैंकलिन को उठा लेता है। सू अपने बेटे को उसके पास देखती है और अपनी पूरी ताकत लगाकर गैलेक्टस को रोकने की कोशिश करती है। वो गैलेक्टस को धकेलकर टाइम्स स्क्वायर के बीच ले आती है। रीड सू को रुकने के लिए कहता है, लेकिन सू अपने बेटे को बचाने के लिए कहती है। उसे अपने बेटे के आगे कुछ नहीं दिखता। बेन एक बिल्डिंग तोड़कर गैलेक्टस का संतुलन बिगाड़ता है। जॉनी मशीन ऑन करता है तो रीड फ्रैंकलिन को बचा लेता है। सू अपनी पूरी ताकत लगा देती है और मरने वाली होती है, पर गैलेक्टस अभी भी टेलीपोर्ट नहीं हुआ होता है। जॉनी खुद को बलिदान करने के लिए तैयार होता है, पर शाला बाल उसकी जगह ले लेती है। वो गैलेक्टस को धक्का देकर उसके साथ टेलीपोर्ट हो जाती है। सब लोग भागकर सू के पास जाते हैं, लेकिन वो मर चुकी होती है। रीड उसे सीपीआर देने की कोशिश करता है, पर कुछ भी काम नहीं करता। बेन रीड को रोकता है और कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है। फ्रैंकलिन भी रोने लगता है। रीड उसे सू के ऊपर बिठा देता है और तभी फ्रैंकलिन की शक्तियां हमारे सामने आती हैं। वो सू को वापस जिंदा कर देता है। सू हिलने लगती है और उसकी सांसें वापस चलने लगती हैं। यह देखकर फ्रैंकलिन ताली बजाने लगता है और इसी के साथ हमारी इस कहानी को एक हैप्पी एंडिंग मिलती है। पर दोस्तों, इस कहानी में एक मिड क्रेडिट सीन था, जिसमें 4 साल बाद जब सू फ्रैंकलिन को बुक पढ़ा रही होती है, वहां आ जाता है डॉक्टर डूम और हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।